एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 11 की हिस्ट्री है जिसका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और उसका नाम है औद्योगिक क्रांति। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत कुछ टॉपिक्स देखने को मिले थे, इसी प्रकार इस पार्ट में भी आपको भी बहुत सारे टॉपिक्स देखने को जानने को भी मिलेंगे। इस पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है वो आपका है रेलवे के क्षेत्र में आविष्कारों का वर्णन करें और इसके प्रभाव क्या पड़े थे, या चाहे वो जनता पे प्रभाव पड़े हो चाहे वो किसी पर भी प्रभाव पड़े हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेलवे के क्षेत्र में हुए आविष्कार किस प्रकार से, उस समय की बात की जा रही है जब इंडस्ट्री लाइन शुरू हुई थी। जिस वक्त इंडस्ट्री में उद्योगों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक श्रमिकों की तरह जुड़ने लगे थे, उस टाइम में रेलवे का विकास किस प्रकार हुआ, रेलवे का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये इस टॉपिक में आपको पता चलेगा। 1801 में रिचर्ड ट्रेविट ने एक इंजन बनाया जिसे पाकिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहा जाता था, क्योंकि उस इंजन में से भाप निकलता था और वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी करता था, इसीलिए उसे वो फुफकारने वाला दानव भी कहते थे। इसके बाद जो 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेनेंस ने एक रेल इंजन का निर्माण किया जिसे बल्चर कहा जाता था। 1814 में ही पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन स्टेफेंस का रॉकेट बना। ठीक है, अब इसके जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, प्रभाव आमतौर पर रेलवे का किस प्रकार से लोगों पर, समाज में, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से रेलवे ने अपना एक भूमिका निभाई है, वो इससे पता चलता है। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग किए जाने वाले, क्योंकि उस टाइम पे कोयले से चलता था जो हमारा रेल या जो भी हमारी ट्रेन चलती थी वो कोयले के माध्यम से ही चलता था। प्रभाव देखा जाए तो अब रेलगाड़ियाँ परिवहन एक ऐसा नया साधन बन गई है जो हमेशा उपलब्ध रहती है, क्योंकि आमतौर पर भी आप गांव जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, चाहे माल ढुलवाना हो, चाहे बहुत बड़ी मात्रा में कुछ सामान एक्सपोर्ट करना हो, तो वो रेलवे के माध्यम से की जा सकती है। सस्ती और तेज भी थी तथा माल और यात्री दोनों को ही ढो सकती थी। यदि क्योंकि आमतौर पे आप देखे होंगे कि ऐसे से रेल जा रहे होते जहाँ पर कोयले रखे होते हैं, जिनके अंदर गिट्टियाँ रखी रहती हैं, सामान रखे रहते हैं, बारूद रखे रहते हैं, वो सब सामानों को ढोकर उनके डेस्टिनेशन पे जाके पहुँचा देते हैं। उसी प्रकार से उसी ट्रेन में, मतलब कि अलग से होती है वो ट्रेन, पर वही ट्रेन आपको एक देश से दूसरे देश में भी पहुँचा देता है। सपोज़ जो भी दिल्ली से कहीं भी जाना चाहता हो, मुंबई से कहीं भी जाना चाहता हो, वो ट्रेन के माध्यम से जा सकता है, क्योंकि इसका किराया दूसरों के माध्यम से कम लगता है। और ये आपको पता ही है कि स्थल मार्ग से निकल कर बना या स्थल पे ही चलता है। इस प्रकार से यात्री और माल दोनों का ही ढोने का काम करती है। नहरों के रास्ते परिवहन में 1830 के दशक में कई समस्याएं दिखाई दी। नहरों के कुछ भागों में जहाज़ों की भीड़भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीरे पड़ गई तथा बाढ़ या सूखे के समय इनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए परिवहन का बहुत सुविधाजनक माना जाने लगा। जिस प्रकार से जहाज़ों की भीड़भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीरे पड़ गई, बाढ़ या सूखे के समय इनका प्रयोग भी नहीं किया जाता था। मतलब कि जब जहाज़ आने लगे तो बड़ी मात्रा में, क्योंकि जहाज़ का किराया बहुत कम लगता था और बहुत जल्दी वो पहुंचा देते थे एक जगह पे, तो वहाँ से सामान ढोना, वहाँ से सामान रखना बहुत ज़्यादा ही लोगों को ईजी लगने लगा था। और जब बाढ़ या सूखे की कुछ भी ऐसी कंडीशन हमारे देश या हमारे किसी देश में आती थी तो वो उसको भी झेल पाती थी। औद्योगिक क्रांति का व्यक्ति के जीवन पर पड़े प्रभावों का वर्णन करें। औद्योगिक क्रांति के दौरान ऐसे धनवान लोग भी बहुत थे जिन्होंने खतरा उठाकर उद्योग धंधों में इस विश्वास से पूंजी निवेश किया कि उससे उन्हें मुनाफा होगा तथा उनके धन में कई गुना वृद्धि भी हो जाएगी। ज़्यादातर मामलों में ये धनराशि यानी पूंजी कई गुना बढ़ती चली गई, क्योंकि उस टाइम पे लगता था कि अगर हम अपना बिजनेस सेटअप करेंगे तो क्या पता हमें लॉस का भी सामना करना पड़े। यदि आप इस समय में भी अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों ही देखने को मिलते हैं। दोनों का जो सीक्वेंस होता है वो ऊपर कभी नीचे, ये सब चलता रहता है। लेकिन इनका मनुष्य को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। इससे परिवार टूट गए, पुराने पत्ते बदल गए, लोगों को नई जगह पर रहना पड़ा तथा काम की तलाश में अन्य स्थानों पर जाना पड़ा। शहरों का रूप और कारखानों में काम करने की परिस्थितियाँ एकदम बिगड़ गई। जिस प्रकार से जब भी कोई भी इंडस्ट्री बसती थी तो वहाँ पर लोगों को अपना घर, गांव सब कुछ छोड़कर जहाँ पर उनको रोज़गार मिले वहाँ पर उनको जाना पड़ता, ताकि उनको रोज़गार मिल सके, 10 पैसा वो लोग भी कमा सके। 1750 में इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या सिर्फ 2 थी, जो बढ़ते बढ़ते 1850 में 29 हो गई। जनसंख्या में जिस तेज़ी से वृद्धि, उस तेज़ी से रहन सहन के साधनों में भी वृद्धि नहीं हो पाई।
बाहर से आकर नए बसे लोगों को नगरों में, कारखानों, भीड़-भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा, जहाँ साफ-सफाई और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। जबकि जो धनी परिवार थे वो उन नगरों को छोड़कर वहाँ की जो आस-पास की साफ-सुथरी नगरें हुआ करती या मकान हुआ हुआ करता था, वहाँ पर रहना पसंद करते थे। जहाँ पे स्वच्छ हवा मिलती थी, पीने का साफ पानी तक मिलता था और वहाँ पर सुरक्षा या सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती थी। औद्योगिक क्रांति के समय मज़दूरों, औरतों और बच्चों की स्थिति कैसी थी? किस प्रकार से वहाँ के लोग, वहाँ की औरतें, वहाँ के बच्चे, और रही उनकी बात उनके मर्दों की जो मज़दूरों में गिने जाते हैं, वो किस प्रकार से अपना कार्य करते थे? मज़दूरी पर प्रभाव 1842 में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि जो वेतनभोगी मज़दूर थे, उनकी जो औसत अवधि शहरों में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के जीवन काल से कम थी। इससे पता चलता है कि वो लोग सिर्फ़ रोज़गार के लिए आते थे, लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल, इससे ज़्यादा वो उस शहर में नहीं टिकते थे। यदि उनको कोई भी छुट्टियाँ मिलती थी, वो सीधा अपने गाँव या अपने कस्बों में लौट चले जाते थे। ब्रमिंघम में ये 15 वर्ष मैनचेस्टर, 17 वर्ष में ड्रवी और 21 वर्ष में थी। नए औद्योगिक नगरों में रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफ़ी छोटी उम्र में ही मर जाते थे, क्योंकि नगरों में हद से ज़्यादा पॉल्यूशन दिया जाता है और जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पर स्वच्छ हवा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर खेती की जाती है। वहाँ पर छोटे मोटे काम, पशुपालन, खेती, मत्स्य पालन, अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं, जहाँ से उनको वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है या उनको होता है। वहाँ पे हवा भी बहुत स्वच्छ होती है, वहाँ का पानी भी बहुत प्योर होता है। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों के हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक उद्योग, एक इंडस्ट्री, एक कारखाना आपको मौजूद मिलेगा, जिससे वहाँ की जो वायु है, पानी है, यदि आप वहाँ के खाने की बात करें तो सब कुछ प्रदूषित हो जाता है, जिससे कम उम्र में ही लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो मौत का शिकार बन जाते हैं। वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो 5 साल की उम्र में आते आते ही चल बसते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कारखानों की वजह से कि वहाँ पे जो बॉर्न हुए बच्चे भी वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल समझते हैं अपने लिए। शहरों की जनसंख्या में वृद्धि वहाँ पहले से रह रहे परिवार में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं, बल्कि बाहर से आकर रहने वाले लोगों से ही होती थी, क्योंकि वहाँ के लोग आमतौर पर ज़्यादा नहीं थे, जो गाँव से, छोटे इलाकों से, छोटे टाउन से आते थे, जो रोज़गार के लिए, एक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते थे, उन्हीं की संख्या वहाँ पर ज़्यादा पाई गई थी। मौतें अधिकतर उन महामारियों के कारण होती थी जो जल प्रदूषण से, जैसे हैजा और असोत से, तथा वायु प्रदूषण से, इन सब प्रकार से उनकी मौत होती थी। क्योंकि यदि कारखाने का कोई भी कचरा-वचरा होता था, वो ज़्यादातर हवा में, एक तो भाप के ज़रिए पूरे हवा में फैल जाता था और वो अपना जो कचरा सीधा पानी में थ्रो करते थे, जिसको पी के लोग मरते थे या मौत का शिकार बन जाते थे, जिससे कारण 31,000 लोग मारे गए थे। 19वीं शताब्दी की परिस्थितियों को नजराए प्रयोग से होती थी। 1832 में हैजे के तेज़ी से फैलने के कारण शताब्दी के अंत तक, शायद 20वीं शताब्दी के अंत तक, दशकों तक नगर प्राधिकारी जीवन की इन भयंकर कर देते थे और इन बीमारियों के उपचार के बारे में चिकित्सा या अधिकारियों को भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि किस प्रकार से वो इन बीमारियों को लोगों से या लोगों तक आने ना दे। औरतों और बच्चों पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से पहले गांव के गरीब बच्चे हमेशा घर या खेत में अपने माता पिता या रिश्तेदारों के निगरानी विभिन्न प्रकार के कार्य किया करते थे और उनके माता पिता, रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग उनके बच्चों पर निगरानी रखते थे कि कोई बच्चा कुछ गलत ना करे जिससे उनको चोट लग सके। ठीक है, जैसे जैसे ही समय बीतता गया, मौसम बदलते गए, उसके अनुसार ही वहाँ का जो बच्चा था या जो भी आम जनता थी, उनका कार्य भी बदलता चला गया। इसी तरह गांव की औरतें भी खेती में काम करती थी, वे पशुओं को पालन पोषण करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी, अपने घरों में चरखे चलाकर सूत काटती थी। मतलब कि घरेलू काम के साथ साथ वो लोग अपना एक हैंडमेड चीज़ें भी बनाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य माना जाता था, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी और उसे हाथों से बनाया जाता था, जिस प्रकार से वो इम्पोर्टेंट भी माना जाता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के समय कारखानों में काम करना अलग किस्म का होता था। वहाँ लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का
कई घंटों तक एक ही तरह से काम करना पड़ता था और अनुशासन और भयानक परिस्थितियों में भी करना पड़ता था। मर्दों की मजदूरी कम होती थी, जिससे अकेले घर का खर्च चलाना पॉसिबल नहीं माना जाता था, जिसे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी कमाना पड़ता था, तभी उनका जो घर है, जो परिवार है, वो चल पाता था। तो ओवरऑल माता पिता बच्चे सब कारखानों में काम करते थे। उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनकी मजदूरी कम होती थी। जो लेडीज़ लोग होती थी उनकी मजदूरी कम होती थी मर्दों की अपेक्षा, और बच्चों की भी कम होती थी। और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना ज़्यादातर पसंद करते थे, क्योंकि उनकी मजदूरी भी कम होती थी। 1850 में ब्रह्मीग्रम के बटन बनाने वाले कारखानों में पुरुषों के प्रति सप्ताह 25 सीलिंग, वो ब्रिटिश का सिक्का था जो 25 सीलिंग कहा जाता है, वो 25 सीलिंग ब्रिटिश का सिक्का है, मजदूरी मिलती थी। जबकि उतने ही घंटे काम करने के लिए बच्चे को केवल 1 सीलिंग और औरतों को 7 सीलिंग मजदूरी दी जाती थी। आप देख सकते हो किस प्रकार से प्रति सप्ताह पुरुषों को 25 सीलिंग, महिलाओं को 7 सीलिंग और बच्चों को 1 सीलिंग दी जाती थी काम के बदले। उनसे काम तो अधिक लिया जाता था, पर उनको वेतन बहुत ज़्यादा ही कम दिया जाता था। काम की परिस्थितियाँ भी खराब थी, अधिक समय तक काम भी करवाते थे और स्वास्थ्य पर भी उनका बुरा प्रभाव पड़ता था। अनेक प्रकार से उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता था। कई बार बच्चे मशीनों में फंसकर मौत के मुंह में चले जाते थे। और औरतों और बच्चों को अधिकतर कपड़ा उद्योग और कोयले के खानों में काम पर लगाया जाता था। कपड़ा मिलों से सटाकर रखी गई मशीनों के बीच छोटे बच्चे आसानी से जा सकते थे। जो कपड़ा मिलों में होता था वहाँ पर छोटे बच्चों को घुसा दिया जाता था, जो वहाँ पर वो आसानी से उसके अंदर, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो आसानी से जा सकते हैं, थोड़े पतले भी होते हैं। जो कि कोयले के खानों में बच्चों को संकरे रास्ते में आते जाते थे। खानों में छत का धंसना, विस्फोट होना या चोटें लगना आम बात थी उस टाइम पर, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान झेलना पड़ता था। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बच्चों, मर्दों और औरतों की स्थितियां बताई गई हैं जब इंडस्ट्री लग गया था। उनके हाथों का काम मशीनों ने किस प्रकार से अपने ऊपर ले लिया था। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औरतों और बच्चों की दशा सुधारने के लिए कुछ कानून बनाए गए थे। उन कानूनों का यहाँ पे निम्नलिखित तरीकों से वर्णन किया गया है। औरतों और बच्चों के काम में परिस्थितियों में कानून द्वारा दिए गए सुधार। 1819 में कुछ कानूनों द्वारा 9 साल से कम उम्र वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने का प्रतिबंध लगाया गया कि 9 साल से कम वाले बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। ठीक है। 9 से 16 साल की उम्र वाले बच्चों से काम कराने की समय सीमा 12 घंटे कर दी गई थी। जो 9 से 16 साल के बीच में आते हैं, यहाँ पे 18 लिखा है, 16 कर लेना, जो 16 साल के बीच में आते हैं उनकी जो समय कर दी गई थी वो कम कर दी गई थी, जो 12 घंटे कर दिए गए थे कि 12 घंटे ज़्यादा इनसे काम नहीं कराएंगे। 1833 में 9 साल से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम करवाने की अनुमति दी गई थी। यदि कोई परिवार चाहता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, हमें अपने बच्चों को काम पे लगाना है, तो आप उन्हें रेशम की फैक्ट्री में काम करवा सकते हो। वहाँ पे उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा, वहाँ पे वो काम भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अनुमति दे दी गई थी। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए थे और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति की गई ताकि कानूनों का पालन करवाया जा सके। वहाँ पे कुछ भी रखे होंगे सिक्योरिटी, ताकि वो देख सके काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1847 में 10 घंटा विधेयक पास किया गया, जिसके द्वारा श्रमिकों से दिन में केवल 10 घंटे ही काम लिया जा सकता था, ताकि 1842 में कोयले की खान में 10 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से काम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार से उन पर, बच्चों पर, महिलाओं पर ये सुधार किए गए। कुछ घंटे कम कर दिए गए, कुछ लोगों को सीमित फैक्ट्रियों में रख दिया गया कि आप इतना ही काम करोगे, इतनी फैक्ट्रियों में काम कर सकते हो। ये सब उनके सुधारने के लिए, पर फिर भी उनको काम करना पड़ता था, मतलब कि अपना घर खर्च चलाने के लिए, अपना फ्यूचर डेवलप करने के लिए उनको काम करना, फैक्ट्रियों में जाना पड़ता था। कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। आलोचना जो कि इसमें बताया गया है कि इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी फैक्ट्री निरीक्षकों की थी। ठीक है, लेकिन उनका वेतन कम होने के कारण, यहाँ पे वेतन कर लेना,
लेकिन उनका वेतन कम होने के कारण उद्योगपति उन्हें रिश्वत देकर उनसे मनमाना काम करवा लिया करते थे, क्योंकि उनकी तो तनख्वाह कम थी तो उनको रिश्वत देकर मनमाना काम करवा लेते थे। माता पिता भी बच्चों की उम्र के बारे में झूठ बोलते थे कि वो 9 साल से ज़्यादा हैं या 18 के हो चुके हैं, ये सब झूठ बोलकर उनसे काम करवाने के लिए भेज देते थे, ताकि उनसे काम लेकर वह अपने घर खर्च का चला सके। इस प्रकार कानूनों के बनने के बावजूद भी स्त्रियां और बच्चों की स्थिति में कोई भी विशेष प्रकार से सुधार नहीं हुआ। औद्योगिक क्रांति किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने बच्चों, महिलाओं और मज़दूरों की ज़िंदगी को एकदम से बदल दिया। जहाँ पर आमतौर पर खेती की जाती थी, छोटे मोटे काम जो भी कपड़े बनाना, सूत काटना, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हाथों का उपयोग किया जाता था, वहाँ पर मशीनों ने ले लिया था। अब मशीनें एक टाइम पर बहुत ज़्यादा काम करके दे रही थी, तो अब हाथों की ज़रूरत है नहीं, तो मशीनें चलाई जाती थी, जिसमें बच्चों को भी घुसा दिया, मर्दों को भी घुसा दिया और औरतों को भी घुसा दिया कि आप सभी फैक्ट्रियों में काम करो और सभी पैसे कमाओ। औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद को कैसे जन्म दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कारखानों के लिए कच्चा माल लगातार मिलता रहे। इस प्रकार से देखो, साम्राज्यवाद का ये अंत होता है कि आप अपनी अपनी जो कॉलोनी होती है उसको बढ़ा दें, ठीक है। यदि आप किसी को अपना उपनिवेशवाद बनाना चाहे या साम्राज्यवाद बनाना चाहे तो आप उस पर थोड़ा युद्ध करो, जो भी आपको करना है। मतलब कि उस टाइम पे चलता था, तो उनकी कॉलोनी बन जाती थी और कॉलोनी से वो लोग कच्चा माल लेते थे। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने हमें भारत को अपना कॉलोनी बनाया था, उसी प्रकार से भारत से बहुत सारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड में जाता था और इंग्लैंड में उसी रॉ मटेरियल का उपयोग करके एक मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ अच्छा सा बनाकर उसको महंगे दामों में भारत वालों को और भारत से अन्य देशों को भी बेचते थे। तो इस प्रकार से अपने साम्राज्यवाद को बढ़ा के और अपना जो बिज़नेस है, जो अपना उद्योग है, उसको भी विकास करते थे। तैयार माल भी उसी रफ्तार से बिकता रहे। जिन देशों का औद्योगिकरण हो चुका था उन देशों ने भारी आयात कर लगाकर दूसरे देशों का माल अपने देशों में घुसने नहीं दिया। उन्होंने बोला यदि आप यहाँ से माल लेकर जाते हो तो इसके बदले आपको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स से क्या होगा, उस देश को मुनाफा होगा। अगर वो टैक्स देगा या टैक्स लेगा तो उसको मुनाफा होगा और वो अपना माल वहाँ से जाने देगा, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जहाज़ों को कई देशों से गुज़रना पड़ता है, कई कंट्री से गुज़रना पड़ता है। कंट्री से गुज़रेंगे तो वहाँ पे उनको कर भी चुकाना पड़ेगा। यह माल उन देशों में बिक सकता था जिनका अभी औद्योगिकरण नहीं हुआ था। मतलब कि जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगी थी, जहाँ पर हाथों से काम किया जाता था, वहाँ पर सारा माल बहुत बड़ी मात्रा में बिकता था। इसलिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों पर कब्जा कर लिया, ताकि वहाँ से कच्चा माल प्राप्त किया जा सके और तैयार माल बेचा जा सके। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। भारत पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, क्योंकि यह भारत भी हमारा साम्राज्यवाद था ब्रिटिशों का, तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से साम्राज्यवाद का जन्म हुआ, साम्राज्यवाद का फैलाव हुआ। औद्योगिक क्रांति से पहले भारत अनेक चीज़ों जैसे सूती, ऊन, रेशम, नील, मसाले आदि का निर्यात करता था, परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद भारत का निर्यात बंद हो गया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आई तो भारत ने भी अपना इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के कारण भारत के कारीगरों और दस्तकारों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वे बेकार हो गए और गरीबी के जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गए। अधिक लाभ कमाने के लिए अंग्रेजी सरकारों ने भारतीय किसानों से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीद लिया और तैयार माल ऊंचे दामों पर बेच दिया। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन मशीनों द्वारा तेज़ी से होने लगा। भारत की हाथ से बनी वस्तुएं इंग्लैंड की मशीनी वस्तुओं का मुकाबला ना कर सकी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये चैप्टर देखो मैं आपको बहुत ईजी मेथड से समझाती हूँ। यदि आप इस चीज़ को रीडिंग करोगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये सब समझ कर सोच कर लिखा है। यदि आप इन सबको आराम से शांति से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही सारे टॉपिक्स याद हो जाएंगे और पेपर में आप अपने आप से भी कुछ एक्स्ट्रा लिख कर आएंगे। तो ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बिना सब्सक्राइब के मत जाना, रोज़ बोलती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।